Prandi Group operates in a fragrance cosmetic industry. Fragrance and cosmetic industry. ये डिस्कस हम कर रहे थे कि जब आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ इंसाइट्स होंगे, कंपटीशन कैसा है, प्रोडक्ट्स किस तरीके के होते हैं, कस्टमर किस तरीके के होते हैं, तो एट टाइम्स आपको कमेंट्री करने में आसानी हो जाती है। और दूसरी बात, ये ग्रुप है पूरा। जब इसने ग्रुप कहा तो इसका मकसद दिस इंक्लूड्स पेरेंट एंड सब्सिडरीज। ऑन 1st January 2007, Prandi company disposed of one of its subsidiaries. कब बेचा है? साल की बिल्कुल शुरुआत में। उसका नाम था सिल्वा, for cash of $42 million. Silva company manufactures jewelry and was sold because the Prandi group wanted to exit this particular sector. तो ऐसा नहीं कि कोई लॉस मेकिंग सब्सिडरी थी, मे बी प्रॉफिटेबल थी, रेवेन्यू अच्छा था और हमने उसको बेचा है $42 मिलियन में। तो इस साल आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल गया है आपके कैश फ्लोज को सपोर्ट करने के लिए। ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से एक अमाउंट जनरेट हुआ है, लेकिन हमने एग्जिट करना चाहा था क्योंकि वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में थे और हम कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में थे, इस वजह से हमने उसको एग्जिट कर दिया। Extracts from the consolidated financial statements of the Prandi Group for the year ended 31st December 2006 and 2007 are as follows. ये अभी भी जो स्टेटमेंट्स हैं ये ग्रुप की स्टेटमेंट्स हैं, यानी कंसोलिडेटेड हैं। तो प्रांदी इकलौता नहीं रह गया सिल्वा को बेचने के बाद। प्रांदी के पास और भी दुख है जमाने में, तो प्रांदी अकेला नहीं था, यानी सिल्वा अकेला नहीं था। उसको निकालने के बावजूद भी उसके पास सब्सिडरीज मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 20X6 एंड 20X7 की प्रॉफिट स्टेटमेंट्स लाइक विद लाइक कंपेरेबल रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, बिकॉज 20X6 में सिल्वा शामिल है और X7 में सिल्वा शामिल नहीं है। लेकिन पहले आप फौरन से ही सिल्वा की जुदाई के गम नहीं रोएंगे। आप पहले जो फर्स्ट इंस्टेंस, जो फर्स्ट लुक है उसकी बात करेंगे एंड उसके बाद आप बात करेंगे कि जो दिख रहा है और जो उसके बैक में है वो क्या है। रेवेन्यू 122 मिलियन था जो कि 98,300 रह गया, एक अच्छा खासा डिक्लाइन है। लेकिन पूरा का पूरा सिल्वा के जाने पे कवर ना कर देना, यूं ना बोलना कि सिल्वा निकल गई तो ये डिफरेंस रेवेन्यू वो ले गई या उसी का था। मे बी हालात आपके भी अच्छे ना हो, बात समझ रहे हैं? तो रेवेन्यू कम आया है, लेकिन क्या पता सिल्वा होती फिर भी कम होता। तो हम या तो सिल्वा को इसमें ऐड करके या 20X6 में से माइनस करके सही बात का पता लगा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अगर हम जीपी देखें तो सरप्राइजिंगली जीपी उल्टा बेहतर हो गया। जब रेवेन्यू कम हुआ है तो जीपी भी कम होना चाहिए था, लेकिन जीपी उल्टा बेहतर हो गया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का जो मार्जिन है वो मे बी ज्वेलरी आइटम्स के मुकाबले में बेहतर था। तो पहले दोनों इंडस्ट्रीज मिलके जो एवरेज बना रही थी वो कम जीपी बना रही थी। लेकिन अगर सिल्वा का जीपी हटा के देखा जाए तो जो फ्रेग्रेंस एंड कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का जीपी मार्जिन है वो मे बी वैसे ही बेहतर हो। लेकिन पिछले साल का भी अगर सिल्वा को हटा के देखेंगे तो बात पता चलेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक ठाक बढ़ गया है, फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ गया है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि सिल्वा लॉस लीडिंग तो नहीं थी। हाँ, क्या पता कि हम प्रॉफिट कर रहे थे और सिल्वा नुकसान करके हमारे प्रॉफिट को गिरा रही थी। भाई, हम 3 कंपनीज मिलके इतना नहीं कमा पा रहे थे जितना 2 कंपनीज मिलके कमा पा रही हैं। मैं 3 और 2 एज एन एग्जांपल कह रहा हूं, -1 करके। तो सिल्वा को माइनस करने के बाद तो हालात उल्टे बेहतर हो गए और ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन हमें ऐसा लगा कि सिल्वा के जाने से शायद कोई बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन के ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी गई, लेकिन इन्वेंट्रीज बताई गई हैं कि पहले ज्यादा थी, अब इन्वेंट्री
काफी हद तक कम है। क्या पता कि सिल्वा के जो स्टॉक लेवल्स हैं, बिकॉज ज्वेलरी में मे भी आपको बहुत ज्यादा वैरायटी अपने पास बना के रखनी पड़ती हो, इसलिए उसका जो स्टॉक लेवल है, इन्वेंट्री लेवल है सॉरी, वो ज्यादा हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ज्वेलरीज में भी एक्सपेंसिव आइटम्स हो। जो कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंस के आइटम्स हैं वो ज्वेलरी के मुकाबले में सस्ते हो सकते हैं, लिहाजा अगर हम एक्सपेंसिव आइटम अपनी इन्वेंट्री में रखा करते थे जब सिल्वा हमारे साथ होती थी, तो इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई होता था। अब अगर महंगा एलिमेंट हमने रखना बंद कर दिया तो हमारी इन्वेंट्री लेवल भी कम हो गया हो। उसके अलावा कैश, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ठीक ठाक बढ़ गया, करीबन करीबन डबल से भी ज्यादा हो गया है। इसकी एक खास वजह तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, क्योंकि सिल्वा को बेच के ही हमने 42 मिलियन कमाए थे। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू एक जनरल आइडिया लगाना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या आया क्या गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या आया क्या गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखते हैं जितना इंफॉर्मेशन हमें अलाउ करेगी हम उतनी बात कर सकेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज पे नजर रखें तो $61 मिलियन से $42 मिलियन पे आ गई हैं। एक बात आप ये कह सकते हैं कि हमने लायबिलिटीज रीपे कर दी हैं, या दूसरा ये कह सकते हैं कि ये लायबिलिटीज थी ही सिल्वा की, जब वो चली गई तो उसकी लायबिलिटीज भी चली गई। एक जो फर्स्ट इंप्रेशन में बात दिख रही है, पहले तहमुल से उस पर बात करना, कार्ड बाद में फेंकना है, सही है। एक अक्लमंद अपना सोर्स कभी भी पहले नहीं बताता। इंफॉर्मेशन कहां से आई है वो मेरा सीक्रेट है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को देखो कि बात दिल पे लगी कि नहीं लगी। तो अगर मैंने जो बात कही है उसमें दम है या नहीं है, पहला आप उसको देख लो, बाद में देखते हैं कि सिल्वा का क्या इंपैक्ट है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, द अकाउंटिंग असिस्टेंट has not yet accounted for Silva company as discontinued operation because the disposal occurred on 1st January 2007. No figures for Silva company has been included in 2007 financial statements extract above। भाई ये तो बात ठीक है। सवाल यह है कि क्या सिल्वा कंपनी को हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, यानी सॉरी डिस्पोजेबल या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। वो करार में उसको डिसकंटिन्यूड क्लासिफाई नहीं किया, हाँ अकाउंटेंट है, और उसने सिल्वा को कंसोलिडेट ही नहीं किया जिस तरह एक सब्सिडरी को किया जाता है। तो 20X6 वाली स्टेटमेंट्स में सिल्वा कंसोलिडेटेड है और 20X7 में सिल्वा की कोई भी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट नहीं की गई, विच इज सपोज टू हैपन, यस, क्योंकि साल के बिगनिंग में बेच दिया तो पूरा साल हमारे साथ थी ही नहीं। द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल हैव बीन रिकॉर्डेड इन कैश विद ऑल नेट एसेट्स एंड गुडविल डीरिकॉग्नाइज्ड। द बैलेंसिंग फिगर वाज हेल्ड इन सस्पेंस अकाउंट, यानी जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है वो तो अभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। नॉर्मली जब हम सब्सिडरी को बेचते हैं तो डेबिट करते हैं कैश, अगर पार्शियल होल्ड होती है तो एनसीआई को भी डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उसके नेट एसेट्स को, क्रेडिट कर देते हैं उसकी गुडविल को। जो डिफरेंस बचता है वो या तो गेन ऑन डिस्पोजल आता है या तो लॉस ऑन डिस्पोजल आता है, और ये अकाउंट ग्रुप अकाउंट्स हैं। असिस्टेंट ने वो गेन या लॉस अभी रिकॉर्ड नहीं किया, जब वो गेन रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट और बेहतर हो जाएगा। Prandi company acquired 100% of Silva company on 1st January 20X1 and goodwill was calculated at $6 million. The goodwill has been impaired by 30% in 20X5. The net assets at 1st Jan X7 were 35 million. अब आपको डिस्पोजल डेट 1st January X7 कि गुडविल भी पता है, निकाल लोगे आराम से, नेट एसेट्स भी पता है, कैश भी पता है, तो आप गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिल्वा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। नोट नंबर 3 कह रहा है, एज पार्ट ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट द प्रांदी ग्रुप विल रिसीव एन एनुअल फी ऑफ $2 million फॉर द यूज ऑफ सिल्वा कंपनी ब्रांड। The 20X7 annual fee
has been included in the Prandi Group revenue for the year ended 31st December 20x7. अच्छा, हमने जो सिल्वा कंपनी को बेचा है, तो सिल्वा कंपनी के शेयर्स हमने बेच दिए हैं और ब्रांड हमने एज अ रेंट पे दे दिया है, एज अ, हाँ, इनटैंजिबल एसेट्स हमने उसको यूज करने के लिए दिया है। तो सेल एग्रीमेंट का क्या सीन है कि प्रांदी ग्रुप यानी जो पेरेंट है उसको हर साल $2 मिलियन मिलेंगे सिल्वा कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल करने के। जो कोई और यूज करेगा तो हमें वो $2 मिलियन मिलेंगे। हमने जो 20x7 का रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसको कहां डाल दिया है? रेवेन्यू में ऐड कर दिया है। वैसे आर यू सेटिस्फाइड कि मैं इसको रेवेन्यू शो करूं या अदर इनकम शो करूं? अदर इनकम शो करना चाहिए, बिकॉज आप कोई फ्रेंचाइजर तो नहीं है कि आप फ्रेंचाइजीज देते रहें और वहां से रेवेन्यू कमाते रहें। इफ दिस वाज योर मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी तो बात समझ में आने जैसी थी, लेकिन ऐसे तो ना करो। खैर, तो 2 मिलियन को हम दिखा सकते हैं प्रॉफिट लॉस में, बेशक उससे प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू से निकल के वो अदर इनकम में आ जाएगा, जीपी कम हो जाएगा इससे। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फॉर सिल्वा कंपनीज इंडिविजुअल पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग की इंफॉर्मेशन। 20x6 में उसका रेवेन्यू 36 मिलियन था। अब हम रेवेन्यू को लाइक विद लाइक कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं? 20x6 के रेवेन्यू में से सिल्वा कंपनी का रेवेन्यू हटा सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से उसका ग्रॉस प्रॉफिट हटा के देख सकते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से उसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हटा के देख सकते हैं। प्रायर टू द डिस्पोजल, सिल्वा कंपनी यूज्ड टू यूज सम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू प्रांदी ग्रुप। ये पेरेंट की प्रॉपर्टीज थी जिनको इस्तेमाल करता था सिल्वा। फॉलोइंग द डिस्पोजल, द प्रांदी ग्रुप मूव्ड इट्स कॉस्मेटिक डिवीजन इनटू दिस प्रॉपर्टी। पहले उसको सिल्वा इस्तेमाल किया करता था, अब हमने सिल्वा को खाली करवा दिया उसमें से और हमने अपना ही जो कॉस्मेटिक डिवीजन है वो उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर दिया। तो पहले आप उस प्रॉपर्टी को क्या दिखाते होंगे? एज ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन ऑनर ऑक्यूपाइड या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाते होंगे? राइट, अगर इंडिविजुअल होता ये स्टेटमेंट्स तो हम उसको दिखाते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने किसी गैर को दिया होता। लेकिन ग्रुप में तो आपने इसको पीपीई में ही दिखाया होगा। मुमकिन है कि पहले आपका कॉस्मेटिक डिवीजन कहां पे था, फिर मैं भी किसी रेंट पे था। पढ़ के देखते हैं अगर इसने कुछ बताया है तो। बहरहाल इसने क्या कहा कि हमने अब प्रांदी ग्रुप ने जो सिल्वा कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी दी हुई थी वो उनसे खाली करवा के उसमें खुद का कॉस्मेटिक डिवीजन मूव कर दिया। प्रीवियसली द कॉस्मेटिक डिवीजन हैड लीज्ड एक्सटर्नल फैसिलिटीज फॉर $2.5 मिलियन। ये किराया हम भरा करते थे। एट 1st Jan X7 द लीज हैड 10 years रिमेनिंग। टू एग्जिट द लीज द प्रांदी ग्रुप मेड अ one-off पेमेंट ऑफ $3 million टू द लेसॉर एंड रिकॉर्डेड इट एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बात समझ में आई कि हम पहले 2.5 मिलियन का एनुअल रेंटल एक्सपेंस बेयर करते थे क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में सिल्वा बैठा था। अब जब हमने सिल्वा को खाली करवा के अपना डिवीजन उसमें शिफ्ट कर दिया तो वो जो 2.5 मिलियन का रेंट था वो बच गया। उसके अगेंस्ट आपको $3 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ गई वन ऑफ, जो कि आपने एक्सपेंसेस में दिखा दी। बहरहाल 20x6 एंड 20x7 आर स्टिल कंपेरेबल आफ्टर दिस, क्योंकि 20x6 में 2.5 मिलियन का रेंट एक्सपेंस गया होगा एंड 20x7 में 3 मिलियन का रेंट एक्सपेंस पेनल्टी एक्सपेंस गया होगा। दो आइंदा आने वाले सालों में आप ये रेंटल एक्सपेंस नहीं बेयर करेंगे क्योंकि आपने उसको टर्मिनेट कर दिया है। द प्रांदी ग्रुप acquires raw materials from overseas. In 20x6, the group recorded foreign exchange gain of $3 million. ये पिछले साल में। And in 20x7, the group made a foreign exchange loss of $1 million. Both items were recognized within operating expenses. ठीक है, बट ये extraordinary items है, ये अनसर्टेन है, कभी गेन होगा कभी लॉस होगा। बहरहाल तो 3 मिलियन का गेन था पिछले साल, 1 मिलियन का लॉस है इस साल। चले, मैंने क्या करना है, पहला कैलकुलेट द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिल्वा कंपनी दैट वुड नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द प्रांदी ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20x7।
ये बात समझ में आ गई। दूसरा, एक्सप्लेन whether or not the disposal of Silva company is likely to constitute a discontinued operation and correct accounting treatment for this. C. Calculate the following ratios using a pre-formatted table for Prandi Company Group for the 20x7 and 20x6. एक आपने जीपी मार्जिन निकालना है दोनों सालों का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, इंटरेस्ट कवर निकालना है एंड इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालना है। D. Analyze the performance and position for Prandi Group for the year ended 31st December 20x7 compared to the year ended 31st December 20x6। और इसके बाद एनालाइज में आप ये बताओगे कि सिल्वा कंपनी को बेचना सेंसिबल था या नहीं था, उनसे प्रॉपर्टी खाली करके हमें क्या मिला, उस इंडस्ट्री से एग्जिट करके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ, पोजीशन में इजाफा हुआ, लिक्विडिटी में इजाफा हुआ या डिट्रॉयरेट हो गई, ये हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, पहले आप मुझे गेन या लॉस बताएं, दूसरा आप मुझे रेशियोज कैलकुलेट करके दें। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स कि हम इसको बताएं कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है। दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू कि हम इसको डबल एंट्री के थ्रू करते हैं। आप बिना डबल एंट्री के भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। डेबिट किया हमने कैश और बैंक, कितने पैसे मिले, 42 मिलियन। क्वेश्चन में कहीं भी पार्शियल ऑन्ड का नहीं जिक्र, यानी एनसीआई का हमें कुछ भी नहीं बताया गया, नहीं तो हम एनसीआई कैलकुलेट करते हैं द डेट ऑफ डिस्पोजल और उसको डेबिट मार देते हैं। क्रेडिट, गुडविल, हमने सिल्वा को कितने में खरीदा था, नहीं पता, तो डायरेक्ट गुडविल बताइए, डायरेक्ट गुडविल बताइए, कितनी गुडविल बताइए, 6 मिलियन। और उसमें से 20x5 में कितनी इंपेयर हो चुकी थी, 30%, यानी जो हमारे पास अभी भी रिकग्नाइज गुडविल है वो 70% है, दैट इज 4.2। क्रेडिट, जिस दिन हमने इसको बेचा है उस दिन इसके नेट एसेट्स की वैल्यू 35 है। डिफरेंस किस तरफ है, क्रेडिट पे कितना, 2.8 वुड बी गेन ऑन डिस्पोजल। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसने पूछा है कि क्या हम इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, सॉरी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई करेंगे या नहीं। अगर हम IFRS 5 को देखें तो उसने हमें कहा है कि अगर कोई भी ऑपरेशन कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी है और कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी की डेफिनेशन उसने क्या बताई है कि दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, या तो सब्सिडरी अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू रीसेल भी IFRS 5 में आती है। इसमें यह वाजे किया गया है कि जो प्रांदी ग्रुप है वो कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस में काम करता है, जबकि सिल्वा कंपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करती है। दैट वाज अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और हमने इसको बेचा है टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो एज इफ हमने अपना एक लाइन ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, राइट। तो इसमें हम एक्सप्रेशन देंगे दैट सिल्वा कंपनी will be classified as discontinued operation। क्यों? Because yes, because it represents separate
मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, राइट। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? रिक्वायरमेंट दर हकीकत हमें क्या बोल रही थी कि क्या क्या बताओ? राइट, उसमें हम लिखते हैं कि दिस विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बिकॉज दिस सब्सिडरी और दिस कंपनी इज नॉट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया। मिसाल, अगर आपके पास सिल्वा के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में है एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट, सो यू आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग द लाइन ऑफ बिजनेस। आप ज्वेलरी सेगमेंट में से टोटल एग्जिट नहीं ले रहे, उसमें सिर्फ एक कंपनी, एक ब्रांच ऐसी है जिसको हम बंद कर रहे हैं, तो वो सिंपली एक सब्सिडरी का डिस्पोज ऑफ होता। लेकिन अगर हम अपना लाइन ऑफ बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, अब हम इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेंगे, अब हम उस जियोग्राफिकल एरिया में काम ही नहीं करेंगे, अब हम उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम ही नहीं करेंगे, तो उसको हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहेंगे। तो जो डेफिनेशन बताई गई है एज पर IFRS 5, यस, वो एक और है। उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई सब्सिडरी वारे में मिल रही है, वो उसके शेयर्स सस्ते में मिल रहे हैं, आपका कोई इरादा नहीं है उसको अपने साथ लॉन्ग टर्म में चलाने का, बट आपने उसके शेयर्स बाय कर लिए इतने कि आपके पास कंट्रोल आ गया, तो बन वो आपकी सब्सिडरी गई है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म चलाने का इरादा कोई भी नहीं है। सो दैट इज एन सब्सिडरी अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू रीसेल, कि मैंने इस कंपनी को खरीदा है, इसमें मेरा प्योर ऑब्जेक्टिव इसको बेचने का ही है, तो वो आप लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करेंगे ही नहीं, उस पर IFRS 3 नहीं लगेगा, उस पर IFRS 5 लगेगा। ये हमने एक्सक्लूसिवली बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, हमने इसको चलाया है 20x1 से, पता नहीं 20x1 से खरीदा है, तो 6 साल हमने इसको अपने साथ रखा है, लेकिन अब हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एग्जिट लेना चाह रहे हैं, राइट। तो इसने रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा था, एक्सप्लेन वेदर और नॉट the disposal of Silva company is likely to constitute a discontinued operation, comma, and the correct accounting treatment for this। तो पहले हमने बता दिया मार्क्स, क्योंकि सिर्फ हमें कितने दे रहा है, इसके 3 मार्क्स दे रहा है, तो हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर सकते, नहीं तो हम पहले IFRS 5 का माहौल बनाते कि एज पर IFRS 5 the definition of component is the separate major line of business or a separate geographical area etc, और फिर हम लेके आते सिल्वा को कि क्या सिल्वा इस डेफिनेशन में क्लासिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन 3 मार्क्स में हम इतनी मजदूरी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको डायरेक्टली बता देंगे कि एज पर IFRS 5 लेट्स से फॉर इंस्टेंस दिस इज satisfying or meeting the definition of a discontinued operation because Silva represents a separate major line of a business that Prandi company has discontinued, therefore this will be classified as a discontinued operation। कीबोर्ड की स्पीड चाहिए बेटा, इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कीबोर्ड की स्पीड चाहिए होगी, तो एक आंसर यहां पे है, उसको वहां डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एंड कीबोर्ड वुड बी हेल्पफुल फॉर दैट, कि वहां अगर कोई मिस्टेक होती तो काटा पीटी करनी पड़ती है, वहां बैक स्पेस आपका काम कर जाएगा, लेकिन स्पीड थोड़ी बेहतर होगी तो ये 3 मार्क्स थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। खैर, तो इसमें आप थोड़ा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सवाल और ज्यादा मार्क्स का होता, 5-7 मार्क्स का होता, तो पहले हम IFRS 5 को बीच में लाते, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन किसको कहते हैं, कंपोनेंट किसको कहते हैं, और फिर हम उसको यहां पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, दैट सिंस इट वाज डिस्पोज्ड ऑफ बाय स्टार्ट ऑफ 20x7, ऐसा ही है, सो इट देयरफॉर cannot be consolidated or presented separately। जबकि IFRS 5 ऐसे केस में रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग प्रपोज करता है, वो ये कहता है कि अगर आपने 20x7 में किसी को डिसकंटिन्यू किया तो उसकी जो अर्लीस्ट कंपैरेटिव फिगर्स हैं 20x6 में भी आप उसको क्या दिखाएंगे, एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। whereas in 20x6 Silva
must be presented separately from operations of प्रांतिक ग्रुप। जब हम उसको सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं तो एक तो आप उसकी तमाम परफॉर्मेंस को अलग कर देते हैं, दूसरा जो उसको बेचने की वजह से गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल होता है हम उसको भी सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं। कितना हमने कैलकुलेट किया था ए पार्ट में? 2.8 मिलियन। तो एक तो हमने सिल्वा को लाइन बाय लाइन अलग कर देना है, उसका रेवेन्यू अलग कर देना है, उसके प्रॉफिट्स अलग कर देने हैं, और उसके अलावा जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिल्वा हुआ है उसको भी हमने अलग कर देना है। यहाँ तक ठीक है? 3 मार्क्स का है तो बस कोशिश करिएगा कम अल्फाज में लिख के। एग्जामिनर ने सिर्फ बेसिक आपसे चीज़ पूछी है कि क्या आपको हेल्ड फॉर सेल यानी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के बारे में आइडिया है या नहीं है। वो मैं दोहरा दूँ, सारा गेम डेफिनेशन पे जाता है, IFRS 5 की डेफिनेशन पे जाता है। अगर ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ना होता या सेपरेट जियोग्राफिकल एरिया ना होता, जो कि इस केस में है भी नहीं, या सब्सिडरी अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद व्यू टू रीसेल ना होती, जो कि इस केस में नहीं है, तो आप उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई या डिसकंटिन्यूड क्लासीफाई ना करते। ठीक है? अच्छा, 20X7 की तो कोई बात ही नहीं बनती क्योंकि वो हम उसको स्टार्ट में बेच चुके थे, लेकिन 20X6 के जो अकाउंट्स है उसको आपने सेपरेटली प्रेजेंट करना है। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी में इसने क्या मांगा है? रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज के हैं? 2 सालों के निकालने को कहा है। ओके, राइट। एसओएफपी में उसको हम हेल्ड फॉर सेल कर देंगे, सिंगल लाइन करंट एसेट्स के अंदर। यस, हेल्ड फॉर सेल कर देंगे 20X6 में। 20X7 में तो वो पहले दिन ही जा चुकी है। अच्छा, रेशियोज में पहला हमें कैलकुलेट करना है जीपी मार्जिन। दोनों सालों का निकालना है। अगर मैं मैन्युअली कर रहा होता तो मुझे ये रेशियोज बाकायदा दिखाने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक्सेल पे वर्कशीट्स ने प्रोवाइड की हुई है उसमें लिखा भी हुआ है। तो 20X7 का जीपी कितना है? 51.6 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितना है? अच्छा, आपने डायरेक्टली वो बता दिया। इनफैक्ट हाँ, इसका जीपी है 50,700। ठीक है, सो इट्स 51.6 डायरेक्टली मार्जिन। एंड 20X6 में कितना है? 41.3। 51.6 एंड 41.3। दूसरा क्या रेशियो मांगा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज 17.3 एंड 11.11%। ठीक है, नेक्स्ट इसने हमसे रेशियो मांगा है इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज पीबीटी डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट। तो 20X7 का कितना आ रहा है? 5.3% बोलूं? नहीं, राइट। कवर को हम हमेशा टाइम्स में मेजर करते हैं। 20X6 का कितना है? 2.4।
2.4 टाइम्स। नेक्स्ट कौन सा कहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। तो 7 का कितना डेज है? X6 का राइट। वैसे उसूलन हमें अंडरलाइन भी निकाल के रखने चाहिए। बी में रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक पार्ट सी में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेशन या कमेंट्री करते वक्त बड़ी आसानी रहेगी, राइट। मैं सिर्फ अपनी वर्किंग के लिए अगर अंडरलाइन भी निकाल लेता हूं, उसमें हम क्या करेंगे कि सिल्वा को डिसकंटिन्यू कर देंगे 20X6 में भी। 20X7 में तो वो मेरे साथ है ही नहीं, तो 20X6 में मैं यही कर लेता हूं अंडरलाइन। उसका रेवेन्यू कितना था उसको निकाल देंगे। उसका जीपी कितना था? 12,600। अब एक काम करें, जो 20X6 का जीपी है उसमें से सिल्वा का जीपी निकाल दें, और जो 20X6 का रेवेन्यू है उसमें से सिल्वा का रेवेन्यू निकाल दें, क्योंकि हम उसको वैसे भी सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जीपी में से जीपी हटा दो, रेवेन्यू में से रेवेन्यू हटा दो, तो आपका जीपी देखिए कितना आता है। $44 राइट। लेट्स रिपीट द सेम फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सिल्वा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20X6 में से हटा दें और रेवेन्यू में से रेवेन्यू हटा दें। $8.3%। यस। उसके अलावा इंटरेस्ट कवर के हवाले से हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, राइट। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर के हवाले से भी डेटा मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट डी पे, दैट इज एनालिसिस। शुरुआत हमेशा रेवेन्यू से करेंगे, और एनालिसिस में हमें ध्यान दीजिएगा परफॉर्मेंस एंड पोजीशन दोनों का कहा है। रिक्वायरमेंट को एक बार पढ़ लें। तो हम पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस की शुरुआत हमेशा की जाएगी रेवेन्यू से। आप सीधा सवाल के ऊपर देखें कि ओवरऑल हमारा रेवेन्यू कितने से नीचे आया है। परसेंटेज में बोल दें, भले एब्सोल्यूट अमाउंट में बोल दें, टाइम्स में बोल दें, मेक्स नो डिफरेंस। पिछले साल के मुकाबले में हमारा रेवेन्यू कितना गिरा है? $24,400। इश्यू नहीं है, आप जो दिख रहा है सिल्वा को मिला के, सिंपली द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। परसेंटेज में कितना है? 19.6%। ओके, मेक्स नो इशू। अगर आप इसको बोलते कि 1/5 से गिर गया है, 20% से गिर गया है, $24 मिलियन से गिर गया है, लेकिन मेक श्योर कि यू एड वेरिएशंस। ना हर इंफॉर्मेशन को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बताया करें, ना सिर्फ परसेंटेज में बताया करें, ना सिर्फ टाइम्स में बताया करें, वेरिएशंस रखा करें। फिर आपने कहा कि ओवरऑल रेवेन्यू 24.1 मिलियन, दैट इज 19.6% लेसर है
देन 20x6। अब आप बता सकते हैं किसकी वजह से ऐसा हुआ है। दिस कैन मेनली बी ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ सिल्वर। अच्छा, सिल्वा को हटा के देख लेते हैं। 20x6 में से अगर सिल्वा का रेवेन्यू हटा दें, बड़ा है कितने से? परसेंटेज में बताएं या एब्सोल्यूट में बताएं, आपकी मर्जी है। 13.8% या 11 पॉइंट सम मिलियन। सो आप इसको अगर लिखते ना कि बाय नियरली 14% तो भी चलता। तो इस बात पे आप अटक नहीं जाना कि अगर मैं दो डेसिमल प्लेसेस कम ज्यादा कर दूं तो क्या होगा, नॉट एन इशू। अगर आपने नियरली लिख दिया ना कि करीबन 14% से बड़ा है, तो आपने रेवेन्यू का एक जो दिखा उस पर बात की और उसका इंपैक्ट दिखाया। फिर आपने कहा कि मुमकिन तौर पर ये सिल्वा की वजह से ये फॉल दिख रहा है, तो आपने प्रूव कर दिया। सिल्वा को हटा के जब देखा तो वाकई में रेवेन्यू में डिक्लाइन नहीं था, बल्कि रेवेन्यू पहले के मुकाबले में उल्टा बेहतर हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगर जीपी मार्जिन के ऊपर। फिगर्स दिख रही है 41.3 से 51.6 पे आ गया है। कितने से इंक्रीज हुआ है? 100 से। ठीक है, आप एब्सोल्यूट में लिख दें। या अगर आप परसेंटेज में बात करें तो इसके आप हिस्से बना सकते हैं कि 1/5 ज्यादा है, 2/5 ज्यादा है। या आपने देखना है कि ये एक होता है स्लाइट, वर्ड यूज करते हैं स्लाइट। जब थोड़ा सा इजाफा होता है ना तो उसको से स्लाइट। अगर आपको बड़ा फर्क दिखे तो हम उसको सिग्निफिकेंटली, या अगर बहुत ज्यादा हो तो बोलेंगे ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। हाँ, ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। तो ये वर्ड्स आपने चेंज करने हैं। ऐसा सेट कि गुड बैड पे टाइम पास नहीं करना, थोड़ा वोकैब ऐड कर देना। होगा क्या कि 2-4 आंसर्स अगर आप पढ़ लेंगे ना तो उसमें से आपने सिर्फ हाईलाइट कर दी है और सेम रिपीट करेगा। जो वोकैब है वो एनालिसिस में सेम ही यूज करेगा, लेकिन जितनी बेहतर यूज करेंगे उतना आपको लिखने में मजा आएगा, सामने वाले को पढ़ने में मजा आएगा। सो लेट्स से जीपी मार्जिन हैव इंप्रूव्ड significantly despite डिस्पोजल ऑफ सिल्वा। चले, ये मैंने सिर्फ खुली खुली बात कर दी। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? राइट। अब आप इस पे बारी बारी बात करने लगते हैं कि this may be due to brand fee included in revenue of 20x7। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप भले खींच लीजिएगा, मैं सिर्फ गाढ़े गाढ़े पॉइंट्स लिख रहा हूं। चले, और किसकी वजह से हो सकता है ये? आप मे भी ये बात कर सकते हैं कि दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं दैट कॉस्मेटिक्स जीपी मार्जिन इज बेटर देन ज्वेलरी। कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिल्वा का खुद का जीपी मार्जिन कितना था। $26 का 35%। ठीक है, सेंसिबल। और क्या लगता है, कोई खास वजह नजर आती है जीपी मार्जिन में? अगर नहीं तो चलो आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात शुरू कर देते हैं।
क्या सीन दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में? कितने से? इज बेटर देन 20x6. But this is not as good as जीपी मार्जिन। सही कह रहा हूं कि जीपी मार्जिन जो है वो बहुत ही बेहतरीन बढ़ा था और ये सिर्फ करीबन 6% से ज्यादा है ना, वो 11 और 17.3 यानी नियरली 6% ज्यादा है एज कंपेयर टू पिछले साल। तो हमने ये कहते हैं कि जीपी मार्जिन भी बेहतर है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन इतना बेहतर नहीं है जितना कि जीपी मार्जिन था। चलें अब पकड़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे डाले गए हैं और कौन कौन से खर्चे या इनकम्स नहीं डाली गई। चलें, एक हमने बताया दिस इज ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज गेन इन 20x6 एंड $1 million इन 20x7। लेकिन क्या फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस को प्रॉफिट लॉस में डालना गलत है क्या? नहीं, तो हम सिर्फ इसमें बोल देंगे विच शोज Prandi is exposed to foreign exchange rate movements। यानी शेयर होल्डर्स को इस बात पे अलर्ट होना चाहिए कि करेंसी की डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन का प्रांतिक ग्रुप पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप उसको परसेंटेज में भी बताना चाहते हैं कि रेवेन्यू का इतना परसेंट खा गया या प्रॉफिट का इतना परसेंट खा गया तो ठीक था, लेकिन एक एक चीज पे हम इतना चिपक नहीं सकते। और क्या लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना बेहतर क्यों नहीं हुआ? लीज, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा? हाँ, लेकिन $3 मिलियन की पेनल्टी भी तो गई ना। चले हम इस पे बात कर ली दैट नेट इंपैक्ट ऑफ 0.5 मिलियन। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जो 3 मिलियन की पेनल्टी दी है और 2.5 मिलियन का हम किराया देते थे। दिस हैव ऑल्सो पुट इंपैक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको क्या देख रहे हो, फायदा या नुकसान? फायदा। कितना खर्चा बचाएगा एवरी ईयर? तो अगले 10 सालों में ये करीबन 25 मिलियन का फायदा करेगा। अगर 2.5 मिलियन का किराया हर साल आपका बच जाएगा तो आइंदा आने वाले 10 सालों में करीबन $25 मिलियन का इंपैक्ट इसकी वजह से आ जाएगा। सही है। और क्या देखते हो जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है या उतना बेहतर नहीं हुआ है? हाँ बोले। करेक्ट, जो गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है सिल्वा पे, has also
not been recognized during the year. सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके अलावा अगर हम सिल्वा को हटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं तो ये और कम है. सही है, ये और कम है. खैर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मुनासिब 2-3 पॉइंट्स आ गए. अच्छा, अगला किस पे बात करनी है? इंटरेस्ट कवर पे. क्या दिख रहा है? इंटरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ है. क्यों? ओके, अब हम डाउट में हैं. या तो हमने लायबिलिटीज रीपे कर दी हैं, ठीक है, या तो ये सिल्वा की ही लायबिलिटीज थी. खैर, अच्छा, इंटरेस्ट कवर में दो एलिमेंट्स आते हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा फाइनेंस कॉस्ट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है, तो ये पिछले साल के मुकाबले में डबल होने की वजह इज प्राइमरीली ड्यू टू increase in operating profit and reduction in फाइनेंस कॉस्ट. अच्छा, ये अगर सिर्फ वो जो दो फैक्टर्स यूज किए गए हैं, पिबिट और फाइनेंस कॉस्ट, हमने बात करनी इस पे. अब हम बात कर सकते हैं, ये बात करूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों इंप्रूव हुआ, तब ये रिपीटेशन हो जाएगी क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं. बाकी बात आ गई फाइनेंस कॉस्ट की. फाइनेंस कॉस्ट क्यों रिड्यूस हुई है? बिकॉज हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज कम हो गई हैं. So finance cost has reduced due to saving in liabilities. अब इस पे लंबी नहीं जा रहे कि ये liabilities सिल्वा के जाने की वजह से सेव हुई हैं या हमने रीपे किए हैं, उस पर बात नहीं कर रहे. चले, अगला हमें बात करनी है इन्वेंट्री पे. तो इन्वेंट्री आ जाएगा हमारा पोजीशन का पार्ट. फेयर. सो वी आर डन टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस. अब हम बात कर देते हैं पोजीशंस के हवाले से. पोजीशन में वी जनरली टॉक अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन, गियरिंग पोजीशन. इसमें ऑल्दो हमें सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करवाया है, लेकिन जनरली वी कैन हैव अ लुक एट द नॉन करंट लायबिलिटीज एज वेल, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की पोजीशन उसके परफॉर्मेंस हमें दी है या इन्फॉर्मेशन हमें दी है, उसमें से दिख रहा है कि उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज कम है, डिक्रीज हुई हैं. हाँ, इस पे हम नहीं बात कर सकते कि गियरिंग अब कैसे स्टैंड करती है, लेकिन हम ये जरूर बात कर सकते हैं दैट नॉन करंट लायबिलिटीज कितने से डिक्लाइन हुई हैं. परसेंटेज निकाल लें या, हाँ ठीक है, ओके, हैव डिक्लाइंड बाय 19 मिलियन. किसकी वजह से? सब्सिडरी सेल की है, लीज लायबिलिटी से बच गए क्योंकि पहले तो हमारे ऊपर लीज लायबिलिटी थी, हमने टर्मिनेट कर दी. 25 मिलियन की फ्यूचर पेमेंट्स हैं. हम ऑल्दो 25 मिलियन पूरा नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते हैं तो करीबन 19 मिलियन तो शायद बन जाए, ठीक है, 10 सालों में. लेकिन हम उसे बता देंगे कि लायबिलिटीज हैव डिक्लाइंड बाय 19 मिलियन मेनली ड्यू टू exit from lease liability. दूसरा हम बोल सकते हैं एंड सिल्वास लायबिलिटीज
may also have played the role to decline this. ठीक है, चले और क्या बात करने के लायक चीज है? पॉसिबल है, राइट? कैश पे नजर डाल देते हैं। कैश तो गिवन है ना, तो कैश नेट कैश फ्लो क्या है? इंप्रूव हुआ है ना, कितने से? improved by 16.8 million, getting 24 million। सब्सिडी कितने में भेजी थी? 42। गेटिंग 42 million फ्रॉम सब्सिडी डिस्पोजल यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Operating activities are also likely to be positive because हम प्रॉफिट में हैं, तो ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी से भी हमें पैसा मिला होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी पैसा आया है, तो हमने इसका एक कनेक्शन ये किया कि प्रोबेबली फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो कर दिया होगा, क्योंकि नेट पोजीशन इंप्रूव हुई है 16.8 से। जब 42 मिलियन अकेले हमें मिले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी पैसे मिले हों, तो मुमकिन तौर पे हमने कुछ लोन्स रीपे कर दी हों और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो हो गया हो। नहीं है, राइट, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब हम और ज़्यादा इसमें नहीं जा रहे, तो हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मुमकिन तौर पे हमने आउटफ्लो किया हो, क्योंकि अगर हम नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं फिर उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था और लंबी कहानी शुरू हो जाती, या ये कहता कि हमने यहाँ से डाइवेस्ट कर दिया और हमने फिर नई इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, अगर ऐसा कुछ हिंट करता तो हम फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और आउटफ्लो निकालते हैं। अच्छा, फिर हम और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है पोजीशन के हवाले से? लिक्विडिटी के हमने ऊपर बात कर ली, और गियरिंग के ऊपर हम जो बात कर सकते थे कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कमी आई है, और लिक्विडिटी पोजीशन की, कैश फ्लो की क्या पोजीशन है। उसके अलावा एक वाहिद आंसर हमारे पास मौजूद है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का, राइट, जो कि रिड्यूस हुआ है। सो इन्वेंट्री लेवल हैज आल्सो improved significantly, डेज सिग्निफिकेंट हो सकता है, पैसों में ज्यादा सिग्निफिकेंट है मेरा ख्याल है। देखिए इन्वेंट्री कितने मिलियन से डिक्रीज हुई है, लाइक 9.1 मिलियन, 9.1 मिलियन। सो हम इसको सिग्निफिकेंट अगर डेज में देखें तो इसको हम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते, यू आर राइट, लेकिन अगर अमाउंट में कहें तो हम कह सकते हैं, बिकॉज आपकी टोटल जो कंपनी की पोजीशन है उस हिसाब से 9.1 मिलियन साउंड्स गुड। सो लेट्स से हम कहते थे बट in terms of days, it's a slight improvement, लेकिन स्टिल जो हमारे डेज हैं वो 100 से ज्यादा हैं। यूजुअली हम 45 डेज का इन्वेंट्री टर्नओवर या 30 डेज का रखते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे हाँ, लेकिन हम अब इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में अगर हम आ गए तो उससे हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी इंडस्ट्री एवरेजेस या जनरली जो रेशियोज बेंचमार्क माने जाते हैं उससे अभी भी ज़्यादा है।
तो हम उसमें लिख देंगे कि मे बी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री नेचर, कॉस्मेटिक्स में और ज्वेलरी में ज्यादा रखा जाता है। फेयर? सो द रेलेवेंट पॉइंट्स दैट वी गेट, हमने सिर्फ उस पर बात करनी है। नेवर काउंट द लाइंस अबाउट दिस, कि मैं कितनी लाइंस एटलीस्ट लिखूं कि ये 11 मार्क्स है, कि 11 मार्क्स में समेट सकूं, तो 11 स्कोर्स के लिए मेरे 11 पॉइंट्स तो कम से कम होने चाहिए। नेवर कैलकुलेट, पॉइंट रखो, पॉसिबल रीजंस। फाइनली आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ओवरऑल आपको कंपनी में क्या दिख रहा है? इंप्रूवमेंट दिख रही है या डैमेज दिख रहा है? इंप्रूवमेंट दिख रही है। और इन्होंने कैसे ये इंप्रूवमेंट की है? डिस्पोजल। तो आप बोल सकते हैं दैट डिस्पोजल ऑफ सिल्वर seems to be a smart move by Prandi ग्रुप, राइट। अच्छा, क्यों अच्छा मूव है? तो उसमें आप मल्टीपल बातें कह सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, और जो लाइबिलिटी अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा के हम उसके रेंट पे आ गए हैं या उसका लीज लाइबिलिटी बचा रहे हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। उसके ब्रांड को हमने किराए पे देके वहां से इनकम जनरेट कर दी है, तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए चीजें कुछ पॉजिटिव है। मैं कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा, लेट्स से हमने लिख दिया कि इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से मैं इसको अच्छा कह रहा हूं। कॉमा बेटर लिक्विडिटी की वजह से हम इसको बेहतर कह रहे हैं। ब्रांड रेंटल्स पे देके हमने अपनी एक लॉन्ग टर्म इनकम बना ली, 2-2 मिलियन वहां से आते रहेंगे। बिकॉज पहले देखो प्रांदी का प्रॉफिट अकेला कितना आ रहा था, प्रांदी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, नॉट प्रांदी, सॉरी, सिल्वा का 6 मिलियन था। 6 मिलियन में से 2 मिलियन तो अभी भी हमें घर बैठे बैठे मिल रहा है। तो अगर हमने सब्सिडरी निकाल भी दी तो अभी उसका करीबन 33% प्रॉफिट तो आपको अभी भी मिल रहा होगा, ग्रॉस कुछ लिए दिए बगैर। तो ब्रांड के रेंटल्स, सेविंग ऑफ लीज रेंटल्स, तो इन हवालों से आपने कंक्लूड किया कि जो सिल्वा कंपनी को डिस्पोज ऑफ किया गया है ये एक अच्छा डिसीजन लग रहा है। हाँ, ओके, फाइन। एंड बेयर इन माइंड, देखिए वो एग्जामिनर जरूर इस बात का मार्जिन रखेगा कि स्टूडेंट के कमेंट्स हैं, तो उसने आपको आर्टिकल जो मैंने आपको कहा उसमें काफी हद तक इंप्रूव करवाया होगा कि ऐसे ऐसे अल्फाज ना लिखे तो बेहतर है। लेकिन डरना नहीं है कि आप उसको रेशोज को देख के बड़े घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमें अपने दिमाग से लिखनी पड़ेंगी चीज़ें, तो आप बड़ा अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हो। ज़्यादा डरना नहीं, देखो खौफ सबसे पहली मौत है। अगर डरे नहीं है कि भाई खैर है मुंह दे देंगे, हो जाएगा। पॉइंट्स देखो एग्जामिनर बना बना के फेंकेगा कि आप छक्के मारो, वो इतना कॉम्प्लिकेट सिनेरियो को कभी भी नहीं करेगा कि आपके पास बोलने के लिए अल्फाज ही ना बचे, वो आपको गुंजाइश देगा बोलने की। तो आप सिर्फ चिल माइंड के साथ उसको रीड करेंगे ना तो कुछ पॉइंट्स आप समेटते जाएंगे। फिर भी इफ़ यू फील लाइक यार इसमें बहुत कुछ अपना लिखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो यू कैन कीप दिस एज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि आप अपने पहले MCQs को निपटा लें। फाइनल अकाउंट्स अगर आ गया है, कंसोलिडेशन आ गया है, व्हेन यू फील यू आर वेरी कंफर्टेबल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, उन 50 मार्क्स को ना पहले साइड में कर दो, 50 मार्क्स को पहले साइड में कर दो। जो भी एरिया आपको सबसे मुश्किल लगता है या आपको लगता है कि थोड़ा फ्रेश माइंड से आप इजी होके करना है, क्योंकि इसमें देखिए अगर हमारा टाइम शॉर्ट भी हो गया तो हमें लगेगा कि यार जो पहले पॉइंट्स हैं, डिस्पोजल पे गेन या लॉस निकालना था, रेशोज कैलकुलेट करने थे, वो पॉइंट्स तो मैं पकड़ चुका हूं। अब बात आनी थी कमेंट्री पे, तो कमेंट्री में शुरू में हमारे पास ना लिखने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। मिसाल रेवेन्यू से शुरू किया, जीपी मार्जिन पे बात की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मार्जिन पे बात की, तो ये बातें दमदार होती हैं, पावरफुल होती हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि और लिखना है तो फिर कहीं हम अपना टाइम स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अगर शॉर्ट पड़ भी गया तो भी रेशियोज वाले सवाल में पड़ेगा।
तो खौफ नहीं होना चाहिए। खैर है, आ जाएगा रेशोज, हम अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके फर्दर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि ये वाले रेशोज अभी FR अटेम्प्ट के हैं, ये F7 अटेम्प्ट के नहीं है, FR अटेम्प्ट के हैं। तो एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेंगे एंड देन आप उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद खुद अपना आंसर डालने की कोशिश करना, देखना कि हम कितना क्लोज पहुंच जाते हैं उसके।